नागालैंड जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक लैंड लॉक स्टेट है और शेयर करता है अपने बॉर्डर्स विद अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ, मणिपुर इन द साउथ, असम इन द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट एंड म्यांमार इन द ईस्ट। ये जो स्टेट है इसकी बहुत सारी डिमांड्स हैं, लेकिन हम सबको इन डिमांड्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। अगर मैं रेस्ट ऑफ द इंडिया की बात करूँ तो उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनकी डिमांड्स क्या हैं, इसको कभी भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता था। लेकिन इस बार के जो जनरल इलेक्शंस हुए उसमें कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग था। और वो ये था कि नागालैंड के अंदर जो ईस्टर्न नागालैंड है उसके अंदर 0% वोटर टर्नआउट देखने को मिला। जी हाँ, ईस्टर्न नागालैंड के 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कोई भी वोट कास्ट करने नहीं गया। उनका कहना था कि वो रियो गवर्नमेंट से खुश नहीं है, बहुत सालों से वो अपनी जो डिमांड्स हैं गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं, लेकिन उस डिमांड का कुछ हो नहीं रहा। और क्योंकि लोग खुश नहीं थे रियो गवर्नमेंट से, उसके अलायंस से विद द बीजेपी, तो उन्होंने ये स्टेप लिया क्योंकि उनका कहना था कि वो अब थक चुके हैं फेक प्रोमिसेस से जो कि उनसे किए जाते हैं। अगर हम नागालैंड की लोकसभा सीट की बात करें तो वहाँ पर एक ही सीट है जिसे इस बार कांग्रेस ने जीता है। इन टोटल नागालैंड के अंदर 13.25 लाख वोटर्स हैं, जिसमें से अगर हम उन 6 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें जो कि ईस्टर्न नागालैंड में आते हैं, वहाँ पर 4,632 वोटर्स हैं जो कि वोट डालने नहीं गए। बट कुछ लोगों का कहना था कि इस स्टेप से क्या हुआ, आप वोट डालने नहीं जाओगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा, कोई ना कोई तो जीतेगा ही उस सीट पे, तो इससे अच्छा है वोट डाल के आओ, अपना कैंडिडेट चुनो। लेकिन शायद वो ये बात भूल गए हैं कि वो बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं, डिमांड्स भी रख रहे हैं और कैंडिडेट भी चुन रहे हैं, लेकिन उससे उन्हें कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन इस बार के स्टेप से क्या हुआ, ये चीज़ आगे बढ़ी, लाइमलाइट में आई कि क्यों ऐसा किया गया, क्या प्रॉब्लम्स है नागालैंड में, वहाँ के लोग क्या सफ़र करते हैं। बाकी इंडिया को भी पता चला कि कैसे वहाँ की गवर्नमेंट जो है उन पे उतना ध्यान नहीं दे रही, क्यों उन्हें नागालैंड जो है नागालैंड से बाहर निकलना पड़ता है, वहाँ पे डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हैं। तो आज के हमारे वीडियो में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि नागालैंड की क्या डिमांड्स हैं और जो रियो गवर्नमेंट है जो कि वहाँ इतने सालों से तब भी वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं ला पा रही, वहाँ के लोग उससे खुश नहीं हैं, फिर भी वो नागालैंड में हर बार सरकार बना कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि नागालैंड की डिमांड्स क्या क्या हैं। मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं इससे पहले, आप वो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में समझाया था कि कैसे जो नागालैंड है वो इंडिया से जुड़ा, कैसे वहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स हैं। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो जो ईस्टर्न नागालैंड की डिमांड है वो जो फुल नागालैंड है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि जो उनकी प्राइमरी डिमांड है जिसे वॉइस करता है ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में ENPO कहते हैं, उनकी डिमांड है कि एक सेपरेट स्टेट जो है क्रिएट किया जाए जिसे फ्रंटियर नागालैंड कहा जाएगा। अगर हम ENPO की बात करें तो ये एक एपेक्स बॉडी है जो कि रिप्रेजेंट करती है दी 6 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नागालैंड। उनका कहना है कि ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं विच इज़ मॉन, त्यूनसांग, लोंगलैंग, किफायर, नॉकलाक एंड शेमेटौर, ये सभी नेग्लेक्ट किए जाते हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो मार्जिनलाइज्ड हैं, अनहर्ड हैं विद इन द करेंट स्ट्रक्चर, और इसीलिए जो उनकी डिमांड है वो फोकस्ड है ऑन अचीविंग ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड एड्रेसिंग रीजनल डिस्पैरिटी विद इन नागालैंड। दो जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी टाइम से इन डिमांड्स को सुन रहा है, उन्हें प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ उनकी डिमांड्स फुलफ़िल की जाएंगी, लेकिन अभी तक इस इशू पे कोई ख़ास डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला है। बट मेरा क्वेश्चन है कि ये जो डिमांड है वो अराइज़ कहाँ से हुई, कैसे जो है उन्हें ऐसा लगा कि हमें अलग कर दिया जाए, हमें इनका पार्ट नहीं रहना, क्योंकि ये हमारी सुनते ही नहीं है, हमारे यहाँ डेवलपमेंट ही नहीं करते हैं। क्योंकि ENPO ने जो डिमांड रखी है उसका बेसिस सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ डेवलपमेंट है। उनका प्रॉब्लम है कि जो ईस्टर्न नागालैंड है वहाँ का डेवलपमेंट बाकी नागालैंड डिस्ट्रिक्ट्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, जो कि फेयर पॉइंट है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी होनी चाहिए कि वो पूरे स्टेट में होलिस्टिक डेवलपमेंट करें। पर शायद जो रियो गवर्नमेंट है वो ऐसा नहीं सोचती, और ऐसा नहीं है कि उनको सफिशेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, नहीं, उनकी सरकार काफ़ी सालों से नागालैंड के अंदर है। इनफैक्ट ही इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर। तो जो रियो हैं ही हैज़ बीन वन ऑफ द पिवट्स ऑफ द नागालैंड पॉलिटिक्स फॉर सेवरल डेकेड्स। उन्होंने 2 पार्टीज़ फाउंड किए हैं, जी हाँ, NDPP जो कि है नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एंड NPF विच इज़ नागास पीपल्स फ्रंट,
15 साल के अंदर अंदर उन्होंने इन दो पार्टीज़ को जो है स्टार्ट किया, फाउंड किया। अगर हम उनके करियर के स्टार्टिंग की बात करें तो उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था विद कांग्रेस, एंड सरप्राइजिंगली वो कभी भी बीजेपी का पार्ट नहीं थे, बट 2003 से लेके अब तक वो कंटिन्यूसली बीजेपी के साथ ही अलायंस में हैं। अगर हम देखें कि वो पहली बार चीफ मिनिस्टर कब बने थे तो 2003 के अंदर उन्हें पहली बार जो है नागालैंड का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था विद डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ नागालैंड। जी हाँ, डीएन गवर्नमेंट के अंदर वो पहली बार नागालैंड के चीफ मिनिस्टर बने थे, जिसके अंदर कौन कौन शामिल था, एनपीएफ शामिल थी, बीजेपी शामिल थी और कई सारी जो नागा रीजनल आउटफिट्स हैं वो भी शामिल थे, और तभी से ही हैज़ बीन लीडिंग द स्टेट। लेकिन बीच में थोड़ी रुकावट आई थी जब 16th लोकसभा हुआ था बिटवीन 2014 टू 18। उस टाइम पर जो है उनका सेकेंड टर्म था एज चीफ मिनिस्टर, लेकिन उन्होंने अपनी पोजीशन जो है छोड़ दी क्योंकि वो दिल्ली जाना चाहते थे, और इसी वजह से टी.आर. ज़ीलिंग जो है उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन 2018 के अंदर वो वापस आ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अब पावर में आना चाहता हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। दो जो रियो हैं उनके काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं, स्कूल्स हैं, बट ही वांटेड पावर, इसीलिए उन्होंने बहुत इजीली जो है अपनी पार्टी स्विच की ताकि वो चीफ मिनिस्टर बन सकें। तो फाइनली 2018 में क्या हुआ, वो वापस चीफ मिनिस्टर बने लीडिंग अ बीजेपी एनडीपीपी कोalition। बट जो सरप्राइजिंग बात है वो ये है कि इतने सालों से पावर के अंदर होते हुए भी वो नागालैंड के अंदर, स्पेशली ईस्टर्न नागालैंड के अंदर इनफ डेवलपमेंट नहीं ला पाए हैं। और डेवलपमेंट अकेला कारण नहीं है, इसके अलावा वहाँ पे और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट। जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है नागालैंड में वो सबसे ज़्यादा है पूरी कंट्री के अंदर। जी हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा बहुत सारा करप्शन भी वहाँ देखा जाता है। काफ़ी सारे करप्शन एक्यूजेशंस रियो पे लगाए गए हैं उन पे खुद पे कि वो करते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी ही इज़ एबल टू होल्ड पावर इन नागालैंड। लेकिन इस बार नागालैंड के जो लोग हैं उन्होंने कुछ बिलीफ दिखाया है कांग्रेस के अंदर, जो कि शायद कुछ डेवलपमेंट ला सके इस ब्यूटीफुल स्टेट के अंदर। 20 साल बाद जो कांग्रेस है वो नागालैंड के अंदर आई है, और अब हमें ये देखना होगा कि कैसे जो रियो गवर्नमेंट और कांग्रेस है वो साथ मिलके काम करेंगे, वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट करेंगे या नहीं। क्योंकि नागालैंड की जो डिमांड्स हैं वो बहुत बेसिक हैं। उन्हें डेवलपमेंट चाहिए, बेसिक एमिनिटीज़ चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। दो ये बहुत ही बेसिक एमिनिटीज़ हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इन्हें लाना उतना आसान नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट चाहिए, उनका एफर्ट चाहिए कि कैसे वो इस पूरे स्टेट का डेवलपमेंट करें, इसमें चेंजेस लाएं फॉर गुड। और अगर गवर्नमेंट इस पे काम करेगी तो फिर इस सेपरेट स्टेट की डिमांड की ज़रूरत ही नहीं होगी। वो क्यों ऐसे डिमांड्स रखेंगे अगर उनकी नीड्स को फुलफ़िल किया जा रहा है, उन्हें मार्जिनलाइज ट्रीट नहीं किया जा रहा है, उनकी डिमांड्स को सुना जा रहा है। सो इट्स हाई टाइम कि जो गवर्नमेंट है वो इन सभी पैरामीटर्स पे काम करना शुरू कर दे। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन, दिस एनालिसिस वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ़ यू, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग एनालिसिस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।